सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स और आज से स्टार्ट हो रही है हमारी काजोल मैम की सिग्नेचर सीरीज। तो बच्चों, आज से हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे इन डेप्थ पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल से कंपेयर करेंगे और इकोनॉमिक्स को रटेंगे नहीं, हम लोग इसको फील करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि नई जर्नी है तो नई जर्नी की अटेंडेंस तो बनती है, क्योंकि मैम को जानना है ना कि वो कौन कौन से बच्चे हैं जो मैम के साथ इस जर्नी में उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बेटा लगा दीजिए आज आपके लेक्चर 1 सिग्नेचर सीरीज की अटेंडेंस, जो कि है बिल्कुल मैंडेटरी। और साथ ही साथ मुझे ये जरूर बताना कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, तो लगाओ अटेंडेंस, फिर मैं बताती हूँ कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम लोग अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी यूनिट 1, और यूनिट 1 बिल्कुल आपकी एक इंट्रोडक्शन यूनिट है जो आपको सीधे सीधे सिर्फ एक बेसिक कह सकते हो कि फेमिलियर कराएगी सब्जेक्ट के साथ। उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत यूज होती है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगी आगे आने वाले चैप्टर्स में, वो सारी चीजें आपको इस यूनिट के अंदर कवर अप कराई जाएगी। प्लस ये यूनिट आपके एग्जाम में कितने मार्क्स की आने वाली है? अगर 80 मार्क्स का जैसे आपका थ्योरी पेपर होता है फाइनल पेपर, तो उसके अंदर 4 मार्क्स की वेटेज रखती है आपकी यूनिट। अब डेफिनेटली जब आपके स्कूल में इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली होगा, तो क्योंकि उसे पूरा सिलेबस नहीं आता है, तो वहाँ चैप्टर की वेटेज यानी कि यूनिट की जो वेटेज है वो ज़्यादा हो सकती है। हम लोग यूनिट वाइज यहाँ पर पढ़ेंगे। रेफरेंस बुक में चीज़ें चैप्टर वाइज होती है, हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कवर अप किए जाएंगे। अब दूसरा कंफ्यूजन जो बच्चों के माइंड में रहता है वो ये कि मैम हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो इसके रिगार्डिंग भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बताकर चल रही हूँ कि इस यूनिट में हम क्या कवर करने वाले हैं। आपकी रेफरेंस बुक में हो सकता है कि ये यूनिट 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड हो, तो बस आप लोग टॉपिक चेक कर लीजिएगा और अगर आपको वहां से रीड करना है कॉन्सेप्ट, तो आप बहुत इजीली उसको रीड कर सकते हैं। जितना भी कंटेंट आपका यहाँ पर सामने लिखा हुआ है ना बच्चे, वो सब सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो सीबीएसई करिकुलम में है और हम नहीं पढ़ाएंगे। सारी चीजें यहाँ पर कवर अप की जाएंगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पर समझेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कि ये क्या है। सब्जेक्ट का नाम ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसको मैं अभी डिटेल में समझाती हूँ आपको कि क्या होती है ये। प्लस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, उसका डिफरेंस समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। देन व्हाट इज एन इकोनॉमी, और अलग अलग टाइप्स की इकोनॉमी कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगी। देन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उसका डायग्राम, उसकी अजम्पशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें हम लोग इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंटेंट जो इस यूनिट में कवर करना है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बच्चों सबसे पहली चीज कि मान लो तुम सुबह उठे, तुमने अपना इंस्टाग्राम खोला और तुरंत तुम्हारे मन में आया कि यार आज हल्दीराम की कचौड़ी खाते हैं, आज हल्दीराम की कचौड़ी सब्जी खाते हैं, और आज शाम को दोस्तों को बुलाऊंगा घर पे और पार्टी करूंगा, समोसा और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी। लेकिन जैसे तुमने अपनी जेब में हाथ डाला तो तुमने देखा कि यार जेब में तो सिर्फ 100 रुपए ही है, जेब में तो सिर्फ 100 रुपए हैं। अब तुम सोच तो इतना कुछ रहे हो कि अभी भी तुम्हें हल्दीराम से कचौड़ी सब्जी खानी है, और शाम को तुम जब पार्टी करोगे दोस्तों के साथ तो समोसा और कोल्ड ड्रिंक पार्टी करोगे, बट सिर्फ 100 रुपए में क्या इतना सब कुछ हो पाएगा? खुद बताओ, क्या कर पाओगे इतना सब कुछ? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं क्या करोगे, कहीं ना कहीं चॉइस करोगे कि यार 100 रुपए में अब जो हो सकता होगा वो करूंगा, या तो सिर्फ अभी कचौड़ी सब्जी खा लेता हूँ, या शाम को ज्यादा दोस्तों को नहीं बुलाऊंगा, 1 या 2 दोस्त को ही बुलाऊंगा और उनको बुलाकर समोसे और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी कर लूंगा। तो बेटा तुम्हें पता है कि ये जो तुम यहाँ पर ये जो डिसीजन ले रहे हो, ये तुमने इकोनॉमिक्स कर लिया, तुमने यहाँ पर इकोनॉमिक्स को जी लिया है। ये जो तुमने चॉइस करी है ना बेटा, यही है इकोनॉमिक्स। तो आप इकोनॉमिक्स को आज पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, आप तो इकोनॉमिक्स को बहुत पहले से समझते आए हो, पहले से ऑब्जर्व करते आए हो, लेकिन उसका जो असल मतलब है वो तुम्हें अब आज जाके पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आज ही से तुम उसको पढ़ना, फील करना और ऑब्जर्व करना सीख पाओगे। ठीक है बेटा,
तो ये जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स में वो सारे डिसीजंस हैं जहां पर आप लोग चॉइस करते हो, जैसे कि कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। जब तुम क्लास 10th में तुमने अपना बोर्ड एग्जाम दिया, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आया, फिर तुमने बैठकर सोचा कि यार मैं ह्यूमैनिटीज चूज करूं, मैं कॉमर्स चूज करूं या मैं साइंस चूज करूं। तो जब तुम यहाँ पर भी एक चॉइस कर रहे थे ना, क्योंकि तीनों स्ट्रीम्स में तो तुम एंटर नहीं कर सकते थे ना, किसी एक ही स्ट्रीम को तुम्हें चूज करना था, तो यहाँ पर भी जो तुमने चॉइस करी, तुमने इकोनॉमिक्स को वहां पर भी जिया है। तुम कितना पैसा खर्च कर रहे हो, तुम्हारा जब फैमिली का बजट बनता होगा, जब पापा की सैलरी आती होगी और पापा उन पैसों को बांटते होंगे अलग अलग खर्चों के बीच में, तो पापा भी वहां पर इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा इकोनॉमिक्स इन सभी चीजों में है, इकोनॉमिक्स उन सभी चीजों में है जहां पर तुम्हें यह दिख रहा है कि आपकी जेब में जो रिसोर्सेज है ना बेटा, वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो तुम्हारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। और जस्ट बिकॉज ये दो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही हैं हम सभी की जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से हम लोग चॉइस करते हैं। तो बेटा यही है आपकी इकोनॉमिक्स। तो चलो अब तुम्हें एक डेफिनेशन के माध्यम से समझाती हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो अब समझते हैं कि इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है, हमें किताबी भाषा क्या कहती है इकोनॉमिक्स के बारे में। तो बेटा इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, और इस सोशल साइंस के अंदर आपको वही दो बातें समझाई और पढ़ाई जाएंगी। आपका जो सब्जेक्ट है ये बार बार आपको दो चीजों की याद दिलाएगा, और वो दो चीजें क्या है, हाउ पीपल यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज, कि लोग कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि उनकी वांट अनलिमिटेड है। अब बेटा ये चीज ना आप डेली लाइफ में देखते होंगे, आपके फादर जो भी मतलब मंथली इनकम अपनी उनकी लेकर आते होंगे, तो डेफिनेटली इनकम तो लिमिटेड है ना। अब चाहे वो लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, 20,000 है, 50,000 है, 5 लाख है, जितनी भी है, बट वो लिमिटेड है ना। बट उन्हें पता है कि जिस दिन 1 तारीख को उनके हाथ में उनकी सैलरी आती है, लेकिन उस सैलरी से रिलेटेड जो उनके खर्चे हैं वो तो कभी खत्म नहीं हो सकते ना, कुछ खर्चे फिक्स्ड होते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग ना सोचने लग जाते हैं, सैलरी आई भी नहीं होती और हम लोग सोचते हैं कि यार जब सैलरी आएगी तो ये करेंगे, जब सैलरी आएगी तो वो करेंगे, और जब सैलरी आती है तो 2 से 3 दिन में ही खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बेटा रिसोर्स, फिर से वही बात की रिसोर्स लिमिटेड है। तो आप अपने घर में ही ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, ये दो चीजें, दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी कि वहां पर भी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स चल रही है। और आपको पता है जब जब आप यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो, जब जब आप ये सोच रहे हो कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, इसको सेव कैसे करना है, यानी कि सेव करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं, इसको खर्च कहाँ कहाँ करना है, तो उन सभी चीजों में भी इकोनॉमिक्स है। देखो, सो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल अर्न, स्पेंड, सेव एंड मेक चॉइसेस बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो बार बार आपको इकोनॉमिक्स एक ही चीज के बारे में याद दिलाएगा कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, और रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से आपको बार बार चॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि आप अपनी सारी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल भी है कि मान लो आपकी जेब में वही 100 रुपए हैं और आपको बर्गर खरीदना है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, बर्गर 60 रुपए का है, कोल्ड ड्रिंक 40 रुपए की है, तो देखा जाए तो 100 रुपए तो यहीं पूरे हो गए। बट आपको तो मूवी टिकट भी लेनी थी कि जो कि 150 रुपए की थी। अब आपको दिख रहा है कि भाई मनी तो लिमिटेड है, पैसे तो जेब में सिर्फ 100 रुपए है, खर्चा 250 रुपए का दिख रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सब कुछ नहीं खरीद सकते। अगर आप यहाँ पर देखो कि मूवी टिकट खरीदो, तो मूवी टिकट तो अफोर्डेबल ही नहीं है आपके लिए, आपकी जेब में 100 ही रुपए है, तो मूवी तो आप नहीं देख पाओगे। तो ऐसे में आप क्या कहोगे कि भाई चलो एक काम करते हैं, मूवी नहीं देखते, थिएटर के बाहर खड़े होकर बर्गर खा लेंगे और साथ में कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, क्योंकि उसी में ही आप अपनी वांट को सेटिस्फाई कर पाओगे, क्योंकि आपका रिसोर्स सिर्फ आपकी इन 2 ही वांट को सेटिस्फाई कर पाएगा। तीसरी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास आपका रिसोर्स है ही नहीं। तो यहाँ पर भी जो आपने चॉइस करी वो क्या है बेटा, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स किस चीज के बारे में है? तो उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्कार्सिटी एंड चॉइस। अब ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है स्कार्सिटी बोलो, स्केर्सिटी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी। क्या मतलब होता है बेटा इसका? किसी चीज की कमी। अब किसी चीज की कमी मतलब, किसी चीज की कमी का मतलब क्या है?
अब जैसे कि आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही अगर देखा हो कि राजू की जो वांट है वो 250 रुपए की थी, है ना। राजू की वांट किस चीज की थी? 250 रुपए की थी। लेकिन उसकी जेब में पैसा कितना था? उसकी जेब में पैसा तो सिर्फ 100 रुपए ही है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन को आप क्या कहोगे? स्कार्सिटी वो एक सिचुएशन है। ये सिचुएशन क्या है कि उसके पास कमी है। किस चीज की कमी पड़ गई यहाँ उसके पास? रिसोर्स की, पैसों की कमी। इसी को ही बोला जाता है स्कार्सिटी, जिसकी वजह से उसने क्या किया? जिसकी वजह से उसने चॉइस करी। हमें चॉइस क्यों करनी पड़ी? क्योंकि स्कार्सिटी की सिचुएशन आई। अगर ये सिचुएशन ही नहीं आती तो उसे चॉइस क्यों ही करनी पड़ती? एक बात बताओ ना, मान लो कि उसकी जेब में 100 रुपए थे, लेकिन उसकी वांट तो 250 रुपए की थी। अब उसने आंखें बंद करके एक मंत्र सा फूका और अचानक से 200 रुपए और उसकी जेब में आ गए। तो 200 प्लस 100, अब तो 300 हो गए ना। अब 300 में 250 वाली वांट तो सेटिस्फाई हो जाती। तो भाई अगर उसकी जेब में रिसोर्स अनलिमिटेड हो जाता तो क्या उसे चॉइस करनी पड़ती? नहीं ना। अगर हमारे पास होता अलादीन का चिराग जिसको हम घिसते और जो चाहे वो मांग लेते, जितना चाहे मांग लेते, अगर हमारे पास होती शाका लाका बुम बुम वाली वो पेंसिल कि जब चाहे जितने मर्जी चाहे नोट हम लोगों ने बना लिया, आरबीआई की प्रिंटिंग मशीन हम ही अपने घर पे लाकर अगर रख लें और धड़ाधड़ नोट अगर छापते रहे, तो हमें तो किसी चीज की कमी नहीं होगी। और जब कमी ही नहीं होगी तो चॉइस क्यों ही करनी है? तो यही समझा रहे हैं कि बेटा इकोनॉमिक्स इसी चीज को तो समझा रही है कि हमारे पास स्कार्सिटी है, हमारे पास स्केर्सिटी है। क्या है? किस चीज की कमी है? हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है, जिसकी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। और यही चीजें आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं कि क्योंकि ये दो सिचुएशन हमारे सामने है। अगर स्कार्सिटी है तो चॉइस है, अगर स्कार्सिटी नहीं होती तो चॉइस की जरूरत ही नहीं है। ये बात तो आपको समझ आ गई ना। अब उन्होंने देखो क्या बात बोली है, इट स्टडीज हाउ द इंडिविजुअल्स एंड इकोनॉमी यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज टू द बेस्ट पॉसिबल वे टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। और बार बार आपको एक ही चीज समझाई जा रही है। जैसे घर में आपने अपने बड़ों को ये कहते हुए सुना होगा कि अपने समय बहुत मूल्यवान है, इसको बर्बाद मत करो, इसका सही तरीके से इस्तेमाल करो। पैसों के लिए भी बोला जाता है कि पैसों को बर्बाद मत करो, सही तरीके से इस्तेमाल करो। कई बार जब तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आते होंगे या स्कूल के किसी भी एग्जाम में नंबर कम आते होंगे तो पेरेंट्स बोलते होंगे ना कि तुम तो हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हो। तो क्यों कह रहे हो कि बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि उनके पास लिमिटेड है भाई वो चीज, तो वो चाहते हैं कि आप उसका बेस्ट पॉसिबल यूज करें। आज वो जो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल को वो चाहते हैं कि उसका एक अच्छा रिटर्न मिले। तो बेटा आपको उनके पैसों का सही इस्तेमाल करना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, फिर अच्छा सा करियर ऑप्शन अपना चूज करना है और सक्सेसफुल बनना है। तो ये सारी चीजें कहाँ सारी चीजों को डिसाइड किया जा रहा है? हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि इकोनॉमिक्स क्या है ये सारी चीजें आप यहाँ पर आज समझ चुके होंगे। तो चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब क्योंकि हमारी सीबीएसई चाहती है कि हमारा बच्चा इकोनॉमिक्स को पढ़े, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे को नाम दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्योंकि अभी अभी आपने कॉमर्स की दुनिया में या अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली है तो इस दुनिया में जस्ट अभी आपने कदम ही रखा है, ये तो आपका एक बचपन है। अब बचपन में 55 की बात तो नहीं समझाई जा सकती, इसीलिए इस साल सिर्फ और सिर्फ आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्या पढ़ाएगी? तो चलो बच्चों इतनी इंग्लिश तो हम लोगों ने अपने बचपन से पढ़ी ही है कि हम इस बात का मतलब बता सके कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। भाई माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, है ना। यानी कि यहाँ पर हम छोटी छोटी बातों के बारे में बात करेंगे, छोटी से छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर। क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार बहुत छोटी छोटी सी चीजें ही होती है जो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े खेल कर जाती है। क्यों होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि यार छोटी सी ही तो बात है, इतना क्यों गुस्सा कर रही हो, छोटी सी ही तो बात है, इतना क्यों मुंह फुलाया है। तो वो छोटी बात कई बार बहुत बड़े बड़े जख्म दे जाती है, इसीलिए छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही छोटी हाइट वालों को, समझे। तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप ऐसे समझ सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स की छोटी छोटी यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप मुझसे पूछें कि काजोल मैम कितनी चॉकलेट्स खाएंगी, अगर वो जो राज है ना, राज वो डीडीएलजे वाला राज, अगर आप उससे पूछें कि अगर अरे भाई तुम कितने पिज्जा खरीदोगे, या फिर
आप पूछे कि मैम आपके बराबर में जो ये कपड़ों की दुकान है, इस कपड़ों की दुकान में कितनी सेल होती है, या मैम ये दुकानदार अपने सामान की जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड करता है। तो बेटा आप लोग यहाँ पे मुझसे छोटी छोटी बातों के बारे में बात कर रहे हैं और यही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट वहीं पर बेटा अगर आपने मुझसे बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी, यानी कि मैक्रो लेवल की, मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो अगर तुमने मुझसे बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी, जैसे कि तुम बड़े बच्चे हो गए और तुम मुझसे कहते हो कि मैम इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना है, मैम इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट किस लेवल पर है, मैम इंडिया की नेशनल इनकम कितनी है, तो तुम तो बड़े बच्चे हो गए क्योंकि तुम लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी। तो जहां आप पूरी इकोनॉमी को समझने की कोशिश करते हो वहां आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में हो, लेकिन जब आप उसी इकोनॉमिक्स की छोटी छोटी चीजों के बारे में आप लोग पढ़ते हो तो वो होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप इतनी बात तो समझ आ गई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक एक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, बट वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं कि हमारी पूरी इकोनॉमी में आखिरकार हो क्या रहा है। ठीक है, चलो देखो। सो द टर्म माइक्रो मीन्स स्मॉल। Microeconomics is the study of individual economic units. Microeconomics क्या है कि जहां पर आप इकोनॉमी की छोटी छोटी यूनिट के बारे में पढ़ते हो, जैसे कि एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक दुकान, इन सभी चीजों के बारे में। जैसे कि एक फैमिली का बजट है ना, एक फैमिली के बजट के बारे में अगर बात हो रही है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बट वहीं पे अगर मैं कहूं कि इंडिया की नेशनल इनकम, यानी कि बेटा पूरे देश की इनकम के बारे में बात कर रहे हो, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है व्हाई अ कंज्यूमर बाइज मोर आइसक्रीम व्हेन द प्राइस फॉल्स, कि एक कंज्यूमर ज्यादा तभी क्यों खरीदता है जब प्राइस कम होती है। तो एक कंज्यूमर के बारे में सोच रहे हो ना, तो बेटा आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो। हाउ अ प्रोड्यूसर डिसाइड्स द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्शन, एक प्रोड्यूसर ये कैसे डिसाइड करता है कि उसको कितनी क्वांटिटी बेचनी है। भाई वो खुद डिसाइड कर रहा है, वो अकेला व्यक्ति है। आप एक ही चीज के बारे में सोच रहे हो कि ये जो दुकानदार है ये कितना सामान बेचेगा, ये तो खुद डिसाइड कर रहा है ना। तो ये कैसे डिसाइड कर रहा है, आप जब इस चीज के बारे में पढ़ रहे हो तो भी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हो। सपोज द प्राइस ऑफ अ पिज्जा इंक्रीजेस एंड अ स्टूडेंट में बाय लेस पिज्जा एंड शिफ्ट टू द बर्गर और सैंडविच। तो मान लो कि एक बच्चे को खाना है जंक फूड, तो भाई खाना है ना, हमको जब भी मन करता है तो हमको जंक फूड खाना है। तो एक बच्चा पिज्जा खाया करता था बहुत, है ना, हमारा ये राजू है ना, ये मोटू मोटू सा हो रहा है क्योंकि रोज पिज्जा खाता है। तो राजू को पिज्जा खाना था, लेकिन अचानक से पिज्जा की प्राइस बढ़ गई। अब उसने सोचा कि यार अब इतने पैसों में, इतनी पॉकेट मनी में पिज्जा तो नहीं खाया जाएगा। तो अब वो क्या कर रहा है, या तो बर्गर खाने की तरफ जा रहा है या फिर सैंडविच। तो यहाँ पर कौन डिसाइड कर रहा है, सिर्फ हम राजू की बात कर रहे हैं ना। तो बेटा फिलहाल हम कहाँ पर है, फिलहाल हम लोग यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर है। ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ एक चीज आपको समझनी है कि जब आप इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे हो, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में बात कर रहे हो, उनके डिसीजन के बारे में बात कर रहे हो, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है मैम? बेटा मैक्रो का मतलब होता है सबसे पहले लार्ज, और जब बड़ी बड़ी बातें होंगी तो पूरी इकोनॉमी आएगी। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि जब आप पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर चलो, पूरी इकोनॉमी को, यानी कि एक पार्टी में तो तुम अकेले जा रहे थे, बट एक पार्टी में तुमने सोचा कि क्यों ना अपनी पूरी जॉइंट फैमिली को लेकर चलें, चलो भाई आओ चलते हैं। तो वहां पर किस चीज के बारे में बात हो रही है बेटा? बोलो बोलो बोलो, किस चीज के बारे में बात हो रही है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर चलता है। सो instead of studying about the one consumer or one producer, it studies about the total economic activities such as national income, employment, inflation and economic growth। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुद्दे छोटे तो नहीं होते, यहाँ तो बड़े बड़े मुद्दों पर बात होती है, जैसे कि इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, नेशनल इनकम कितनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है। तो यहाँ पे इन सारी बातों पर जब चर्चा होती है तो बेटा वो किस चीज के बारे में है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो एग्जाम्पल में टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, नेशनल इनकम ऑफ द इंडिया। अब देखो, अगर हमारे देश में पेट्रोल प्राइसेस या फूड प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं, पूरी कंट्री में बढ़ रही है, तो बेटा यहाँ पर इकोनॉमिस्ट क्या स्टडी करेगा? यहाँ पर ये जो बड़े बड़े लोग, जो दिग्गज लोग, जो आप ही की तरह आज इकोनॉमिक्स पढ़कर आज न जाने देखो कहाँ कहाँ पहुंच गए हैं,
तो वही दिग्गज लोग क्या सोचेंगे कि देश में पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, देश में फूड प्राइसेस बढ़ रही है, देश में एलपीजी की प्राइस बढ़ रही है, तो क्या पढ़ेंगे वो, अब क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे? व्हाई प्राइसेस आर राइजिंग, आखिरकार ये प्राइस बढ़ क्यों रही है? हाउ इन्फ्लेशन अफेक्ट्स द पीपल, और इस महंगाई का हमारे देश की जनता पर क्या असर हो रहा है? हाउ, व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, और इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्या ही करेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो देख रही है आराम से क्या कर रही है। हमारे क्लास 12th के बच्चों के साथ इतना कुछ हो रहा है, क्या ही हो रहा है, कितना बड़ा स्कैम हो गया, मैं तो स्कैम ही कहूंगी कि हमारे क्लास 12th के बच्चों के साथ कितना बड़ा स्कैम हुआ है ओएसएम की चेकिंग के नाम पर, और क्या ही हो पा रहा है। बस कॉकरोच जनता पार्टी बनाओ, भेड़ चाल में चलो, पर क्या ही कर पा रहे हो? कुछ नहीं ना। तो बेटा ये मुद्दे बहुत बड़े हैं, और ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, ये कहाँ के मुद्दे हैं? ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स के मुद्दे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को माइक्रो और मैक्रो समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं जो टीचर्स को पसंद आता है बच्चों से पूछना। तो बेटा सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग लिखेंगे, तो मीनिंग में क्या लिखेंगे? चलो जोर जोर से बोलो मेरे साथ। मीनिंग क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करते हैं, ये इसका कीवर्ड है कि यहाँ पर किस चीज के बारे में बात होती है बेटा? इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात होती है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही चीज किसके बारे में है? पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, एरिया ऑफ स्टडी, यहाँ पर आप किस किस के बारे में पढ़ेंगे बेटा? यहाँ हम कंज्यूमर के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्राइस के बारे में पढ़ते हैं। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। एम क्या है? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम लोग डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट के प्राइसेस। तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपका जो ध्यान है वो पूरी तरीके से प्राइस पर रहेगा। तो यहाँ प्राइस डिसाइड करना सीखेंगे, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है वो हम सीखेंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। बट वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो यहाँ हम इनकम को कैसे डिसाइड किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे एक इकोनॉमी का डिसाइड होता है, यहाँ पर उस चीज के बारे में बात होगी। टूल्स, भाई क्या वेपन्स होंगे हमारे, क्या हथियार होंगे जिसकी मदद से हम ये काम कर पाएंगे? तो बेटा दो हथियार हैं, डिमांड और सप्लाई। पूरे यूनिट से इनके ऊपर चिंता मत करो, सब पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर टूल्स है डिमांड और सप्लाई, और यहाँ पर वही टूल्स बन जाएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब क्या फर्क है मैम इनमें? बेटा ये सिर्फ एक कंज्यूमर की डिमांड और एक प्रोड्यूसर की सप्लाई है। बट यहाँ पे सारे के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स की सप्लाई, हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, अनदर नेम, अब जैसे तुम्हारा घर का नाम होता है ना, चिंटू पिंटू टिंकू लड्डू चीकू संतरा पंतरा ये सब, अब ऐसे ही भाई इसके भी अपने अपने नाम होते हैं प्यारे प्यारे। इनकी मम्मी इनको बुलाती है कि अरे माइक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारा नाम क्या है घर का? तुम्हारा घर का नाम है प्राइस थ्योरी। अरे मैक्रो इकोनॉमिक्स तुम्हारा घर का नाम क्या है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि एक मोबाइल फोन की प्राइस डिसाइड करना, एक मोबाइल फोन की प्राइस डिसाइड करना वो क्या है? एक कंज्यूमर को कितना डिस्काउंट देना है ये वो दुकानदार सोच रहा है ना, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बट पूरे देश की इनकम के बारे में सोचना, उसको कैलकुलेट करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मुद्दा है। ठीक है, आई होप कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ये समझ आ गया होगा। क्योंकि बेटा मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आज आप पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं तो पूरी डिटेल में आप पढ़ते हुए चलें इस चीज को, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में इसके रिगार्डिंग नहीं होना चाहिए। कहने को फिर वही बात, 2 मिनट में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर समय लगाया जा रहा है तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ही। ठीक है, चलो अब इसी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक्स के मुद्दे आपको देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक को बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब मैं इसको कैसे समझाती हूँ, देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि रियलिटी, सच्चाई क्या है, तुम्हें सामने जो दिख रहा है वो सच्चाई है जिसको तुम प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नॉर्मेटिव क्या होता है ना, नॉर्मेटिव हमारे सपने हैं जो हम देख रहे हैं कि अरे वाह ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे कि जब तुम क्लास 11 में तुमने एंटर किया होगा, नई नई स्ट्रीम चूज करी, नए नए टीचर्स मिले, नए नए दोस्त मिले, नई नई सहेलियां बनी, नए नए सहेले बने, है ना। तो ये सब कुछ तुम्हें दिख रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम्हारे फिर अब नए नए टेस्ट भी होंगे और हो सकता है किसी किसी के हो भी चुके हो, है ना। तो मान लो तुम्हारा एक टेस्ट हुआ और तुमने क्लास 11 में एंटर करते ही सोच लिया था कि अब तो ना भाई साहब 10th तक जो कर लिया सो कर लिया, भाई 10th तक जो आ गया सो आ गया, जो नंबर आ गए सो आ गए। लेकिन भाई 11th 12th ना
फोड़ देंगे भाई, मस्त मस्त एकदम मक्खन की तरह पड़ेंगे और धुआंधार धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे। और देख ले तेरे भाई के 95 प्लस आएंगे, 95 प्लस आएंगे। अब ये बात तुम्हारी मम्मी ने सुनी ना, तो मम्मी ने कहा बेटा, ओ बेटा सपने कम देखो। ये बात तुमने 9th में जब तुम आए थे ना, तुमने तब भी बोली थी। अरे मम्मी क्या बात कर रही हो, बोली थी तो क्या हुआ, नंबर लाया ना मम्मी 10th में। देखो मम्मी ने कहा बेटा मार्कशीट दिखाऊं क्या, प्रूफ करूं कितने नंबर लेकर आए हो। कितने कह रहे हो 12th में लेकर आओगे, 95। बेटा जरा 10th की मार्कशीट उठा लो, 59% है तुम्हारे। मम्मी ने 2 मिनट में धो दिया ना मम्मी ने तुम्हें। क्यों? मम्मी के पास फैक्ट है, मम्मी के पास रियलिटी चेक है, तुम्हारा पूरे फिगर्स है मम्मी के पास, जिससे मम्मी प्रूफ कर सकती है तुम्हें कि तुम्हारी रियलिटी क्या है। और ये जो तुम सपने बुन रहे हो ना कि 95 प्लस लेकर आऊंगा, 95 प्लस पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, वो मौज मस्ती करूंगा 2 साल और 95 प्लस ले आऊंगा, बेटा ये सपना है तुम्हारा। ऐसा हम चाहते हैं कि तुम करो, कि तुम ले आओ 95 प्लस, लेकिन जब लाओगे सब लाओगे। अभी तो फिलहाल उससे रिगार्डिंग हमारे सजेशन सुन लो, हमारे ओपिनियन देख लो कि ये 95 प्लस आएंगे कैसे। ये चाहत है तुम्हारी, इच्छा है ना, लेकिन रियलिटी क्या है जरा उसमें भी रहो, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में भी ऐसी 2 बातें होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नॉर्मेटिव। पॉजिटिव होती है रियलिटी, फैक्ट्स क्या है अभी, जैसे कि मैं कहूं कि देश में महंगाई बढ़ रही है, रियलिटी है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है, भाई देशों के बीच में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है ना, रियलिटी है। हमारे देश में ये सब चीजें हो रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ रहा है, मैं कह रही हूं अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% है। ये क्या है, रियलिटी है। आई कैन प्रूव दिस बाय दी सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये प्रूफ किया जा सकता है। दिस इज रियलिटी, दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बट वहीं पे अगर मैं कहूं कि हमारे देश में प्राइस कम होनी चाहिए, टैक्स कम लगना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, फ्री एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ऐसा होना चाहिए। जो चाहत है हमारी, जैसा हम चाह रहे हैं, एक आइडियल सिचुएशन हम लोग सोच रहे हैं जहां पर हमारे कुछ सजेशन है, जो अभी हुआ नहीं है पर हम करना चाहते हैं ऐसा, जहां पर हमारे कुछ सजेशंस आ रहे हैं, हमारे कुछ ओपिनियंस आ रहे हैं, कुछ जजमेंट्स है हमारे, तो बेटा वो नॉर्मेटिव है। ठीक है, तो पिक्चर क्लियर हुई। पॉजिटिव क्या है, रियलिटी की क्या है, और नॉर्मेटिव क्या है कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, चलो आओ देखते हैं जरा यहाँ पर क्या लिखा है। देखो बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन व्हाट इज, जैसे कि राजू हमारा नालायक बच्चा है, दिस इज रियलिटी, राजू नालायक है, तो व्हाट इज यानी कि क्या है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द रियल इकोनॉमिक सिचुएशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वहां पर आप इकोनॉमिक सिचुएशंस की रियलिटी देखते हो और वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है। Based on the facts and reality, it explains the actual situation. It is not suggestive in nature. यहाँ कोई suggestion नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वो हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप इस स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट हैज इंक्रीज्ड, बढ़ चुका है, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड बढ़ जाती है जब प्राइस कम हो जाती है। जब टमाटर मार्केट में 100 रुपए किलो होता है ना, तो जिस घर में टमाटर 2 किलो आ रहे होते हैं उस घर में आधा किलो टमाटर आता है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ जाती है ना तो हम डिमांड कम कर देते हैं। बट वही टमाटर जब 20 रुपए किलो पर आ जाता है ना, तो 5-5 किलो भी टमाटर हम लोग खरीद कर लेकर जाते हैं। फिर तो टमाटर प्यूरी बना बना के टमाटर को स्टोर भी किया जाता है। अभी सर्दियां आ रही है, नींबू पानी का सीजन चल रहा है बहुत ज्यादा, तो नींबू की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जब नींबू की प्राइस बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें डिमांड कम करनी पड़ेगी। तो दिस इज रियलिटी, दिस इज अबाउट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो अब जब मम्मी कहे ना कि बेटा मार्केट में नींबू के प्राइस बढ़ गए हैं, तो बहुत चौड़े होके कहना मम्मा दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मम्मी कहेंगे अच्छा बेटा तुमने तो अच्छी स्ट्रीम ली, तू तो बहुत सारी चीजें बताने लग गया, अब बेटा मम्मा प्राउड करेगी तुम्हें। तो रोज ऐसी चीजों को ऑब्जर्व किया करो और उनको एक टर्म दिया करो कि अच्छा ये चीज के बारे में बात हो रही है, ये तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, अरे ये चीज के बारे में बात हो रही है, ये तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, अरे ये तो माइक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक है, अरे ये तो मैक्रो का टॉपिक है। तो जब न्यूज चैनल देखते हो या घर में कोई इसी तरीके की बातें होती है तो ऑब्जर्व किया करो, अपने टॉपिक को कनेक्ट किया करो उन सभी चीजों के साथ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ। अब बेटा देखो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। अब पॉजिटिव ने तो बताया क्या है, तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो नालायको, ये तुम्हारे नंबर बता रहे हैं, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तुम्हारे नंबर बता रहे हैं। तो दिस इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ना,
प्रूफ है हमारे सामने। बट नॉर्मेटिव क्या है कि क्या होना चाहिए, अरे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें अच्छे नंबर लाने चाहिए और ऐसे लाने चाहिए, कुछ सजेशन दे रहे हैं ना हम, तो दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट शुड बी। ठीक है, सो इट गिव्स ओपिनियंस, सजेशंस एंड वैल्यू जजमेंट्स। तो यहाँ पर ओपिनियंस भी हैं, सजेशंस भी हैं, वैल्यू जजमेंट्स भी हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सजेस्ट व्हाट ऑट टू हैपन इन एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन एंड जजमेंट, सजेस्टिव इन नेचर, फोकस इज ऑन व्हाट शुड बी डन एंड इट कैन नॉट बी वेरीफाई। क्योंकि देखो जो चीज हुई नहीं है आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो, जो काम हुआ ही नहीं उसको वेरीफाई कैसे किया जा सकता है, कैसे टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए सबके लिए। हालांकि ये तो देखो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो सपना ही हो सकता है, एवरीवन तो हम नहीं कह सकते, बट यस एटलीस्ट उन लोगों के लिए कह सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल, है ना, इतना हम लोग कह सकते हैं। तो ये होना चाहिए, तो दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब मुझे ना तुम लोग कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल दोगे अपने आसपास ऑब्जर्व करके कि वो क्या क्या चीजें हैं जिसे आजकल न्यूज जो चल रही है इतनी सारी, तो उससे रिलेटेड क्या क्या, एक एक एग्जाम्पल दे देना, ज्यादा काम नहीं कह रही हूँ, एक एक एग्जाम्पल दोगे कि क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है। एक एक एग्जाम्पल जो आप लोग अपने आसपास ऑब्जर्व करते हो, इवन घर का भी कोई एग्जाम्पल हो तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज 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 कमेंट करना, इसी से आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। ओके चलो, अब बेटा डिफरेंस देख लेते हैं। ये सभी टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है, पता है, क्योंकि आसानी से सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो मीनिंग क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बताता है, व्हाट इज, और नॉर्मेटिव क्या बताते हैं बच्चे, व्हाट शुड बी। नेचर की बात करो तो इट इज नॉट सजेस्टिव इन नेचर, यहाँ कोई सजेशन है क्योंकि यहाँ रियलिटी है। यहाँ सजेशन है कि क्योंकि यहाँ पर एक फ्यूचर की बात हो रही है कि वहां पर कैसा हो सकता है। बेसिस इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियलिटी, ये तो बिल्कुल एकदम रियलिटी चेक है आपके लिए, बट यहाँ पे सुधार कार्य हो सकता है, तो यहाँ पर ओपिनियंस है, यहाँ जजमेंट्स है। वेरिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ हमारे पास क्योंकि फैक्ट्स है, फिगर्स हैं कुछ उस चीज को टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन है, बट यहाँ पे आप वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो ये काम हुआ ही नहीं है। फोकस, पॉजिटिव में आप एक्चुअल सिचुएशन पे फोकस कर रहे हो, बट वहीं पे नॉर्मेटिव में आप आइडियल और डिजायरेबल, मतलब क्या चाह रहे हो, कैसा होना चाहिए, आप उस चीज पे फोकस करते हो। एग्जाम्पल की बात करूं तो प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, दिस इज रियलिटी। गवर्नमेंट को प्राइस को कंट्रोल करना चाहिए, दिस इज नॉर्मेटिव, दिस इज आइडियल सिचुएशन। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ तो ऐसा करे कि उससे हमें कुछ सुकून मिले। ठीक है बच्चे, सो आई होप कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको पता है बेटा, जब आप सुबह उठते हो ना, जब आपकी आंख खुलती है और अपनी आंख आप मसल रहे होते हो, तो पूरा देश काम कर रहा होता है, और अपनी आंखों को खोलते ही तुम इकोनॉमिक्स के बीच में आ जाते हो। जैसे कि सुबह उठकर मम्मी दूध खरीदने जाती हैं, पापा तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलते हैं, एक बराबर में दुकानदार अपनी दुकान खोल रहा होता है, और एक बैंक लोगों को लोन बांट रहा होता है। देखने में ये सारी एक्टिविटीज आपको अलग अलग लग रही है ना, बट आपको पता है जब भी किसी देश में लोग गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं या उसे खरीद या बेच रहे हैं, तो ये सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाती है, और उसी सिस्टम को हम इकोनॉमी कहते हैं। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक छोटा सा शहर है, उस छोटे से शहर में एक छोटी सी बेकरी है जिसमें ब्रेड बनाई जाती है। एक दुकानदार अपनी दुकान पर कुछ सामान को बेच रहा है, एक टीचर स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ा रही है, एक डॉक्टर अपना छोटा सा क्लिनिक खोलकर बैठा है और वहां पर पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है। आपको पता है ये सारे ही लोग आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और सभी लोग मिलकर जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं वो सिस्टम ही होता है बेटा आपकी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है बेटा, इकोनॉमी एक सिस्टम है बेटा, सिस्टम। और ये सिस्टम क्या देता है, लोगों को मीन्स देता है टू वर्क। आज हम सभी लोगों को सर्वाइवल के लिए काम करना है। आज अगर मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने खड़ी हूं तो मैं भी एक सर्वाइवल मोड में हूं, मुझे भी सर्वाइव करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मैं अपने घर में बैठ जाऊं और मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। नहीं, मुझे अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और जो भी मेरे अंदर टैलेंट है या जो भी मेरे अंदर स्किल है उसी से ही मुझे यहाँ पर पैसा कमाना होगा। तो हम सभी लोग ऐसे ही किसी ना किसी चीज में लगे हुए हैं। कोई किसी सामान को प्रोड्यूस कर रहा है,
कोई किसी सामान को बेच रहा है, कोई सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहा है, और इन सभी चीजों को करके हम अपनी इकोनॉमी को एक वर्किंग कंडीशन में लेकर आ रहे हैं। हम सभी लोग अपनी इकोनॉमी में कुछ बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम सभी लोग अपनी लिविंग को अर्न कर सके, क्योंकि बिना काम के तो पैसा बेटा हमारी जेब में नहीं आएगा ना। तो ये सारी की सारी चीजें एक सिस्टम की तरह, एक नेटवर्क की तरह वर्क करती हैं, और वो पूरा ही नेटवर्क क्रिएट किया जाता है किसमें बेटा? हमारी इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी क्या है बेटा? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लोगों को क्या देता है? जो लोगों को देता है मीन्स टू वर्क, टू अर्न अ लिविंग, कि आपको यहाँ पर वो साधन मिलेगा। मीन्स का मतलब क्या है? वो साधन मिलेगा जिससे आप काम कर पाओगे, और जब आप काम करोगे तो आप कुछ पैसे कमा पाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने मीन्स टू वर्क की बात करी, तो मीन्स टू वर्क का मतलब क्या है? दैट एन इकोनॉमी प्रोवाइड्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके का काम करने के साधन मिल रहे हैं, आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। पीपल वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड प्रोफेशन, और सभी लोग अपने अपने स्किल्स और प्रोफेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, एक दुकानदार अपने कस्टमर को सामान बेच रहा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब बेटा अर्न अ लिविंग का मतलब क्या है? ये जो तुम नोने नोने कपड़े पहनते हो ना, नोने नोने कपड़े पहनते हो और मस्त एकदम से सुंदर से हीरो बनके, हीरोइन बनके घर से बाहर निकलते हो, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? कौन कमा रहा है ये पैसा? ये जो तुम बड़ी बड़ी डिमांड्स करते हो कि मुझे ये वाला मोबाइल फोन चाहिए, मुझे ये स्कूटी खरीद दो, आज मुझे ये चीज परचेज करनी है, तो ये जो तुम्हारी डिमांड्स पूरी की जा रही है, कैसे पूरी की जा रही है बेटा? इसके लिए कोई ना कोई काम कर रहा है ना आपके घर में, कोई ना कोई पैसे कमा के ला रहा है, तभी तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है। तो बेटा ये जो मस्त मस्त डिशेस तुम घर पे खा रहे हो, कई बार बाहर जाके खाते हो, कई बार मम्मी घर पे ही बनाती हैं, तो ये सारी चीजें कैसे आ पा रही हैं? काम करने के बाद। सो आफ्टर वर्किंग पीपल अर्न इनकम, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पैसा कमाते हैं ताकि हम अपने डेली के जो जरूरतें हैं या जो हमारी वांट है हम उन्हें सेटिस्फाई कर सकें। एंड दिस इनकम हेल्प्स देम टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज, और इसी इनकम से हम अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर पाते हैं, और कुछ कंफर्ट एक्टिविटीज को भी, जैसे कि खाना, कपड़े, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। जैसे एक पर्सन कंपनी में काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, उस सैलरी से वो उस पैसे से अपने घर के लिए राशन खरीदता है, अगर रेंट पे घर हो तो उसका रेंट पे करता है, बच्चों की स्कूल की फीस पे की जाती है, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि हम कुछ पैसा कमा रहे हैं, और वो पैसा कहाँ कमा रहे हैं बेटा? हम इस इकोनॉमी के सिस्टम में कमा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बोलेंगे कि व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ सिस्टम। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है जहां पर लोग क्या करते हैं, क्या मिलता है लोगों को? मीन्स टू वर्क, और मीन्स टू वर्क से वो क्या कर पाते हैं? अर्न अ लिविंग। कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अब बेटा ये जो इकोनॉमी है ना, अभी आपको दो तरीके से काम करती हुई दिखेगी, दो अलग अलग पहलू दिखेंगे आपको इस इकोनॉमी के अंदर। चलो मान लो कि अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और तुम्हें लगता है कि यार टाइम पास करने के लिए कुछ तो करना चाहिए, और जब नया नया लोगों को देखते हो ना कि अच्छा यार ये भी बिजनेस कर रहा है, ये भी बिजनेस कर रहा है, तो तुम्हारे मन में भी एक उठा कि यार मुझे भी बिजनेस करना है। तो तुमने गर्मियों को देखते हुए अपना छोटा सा लेमोनेड का एक स्टॉल लगा लिया। ठीक है, अब उस लेमोनेड के स्टॉल में उसको कैसे तुम्हें डिस्प्ले करना है, मतलब कैसे तुम्हारा कार्ट दिखना चाहिए, ये तुम डिसाइड कर रहे हो। तुम एक लेमोनेड का ग्लास कितने का बेचोगे उसकी प्राइस भी तुम्हें डिसाइड करते हो। डेली कितने ग्लासेस तुम्हें बेचने हैं ये भी तुम डिसाइड कर रहे हो। तुमने अपने यहाँ पर एक छोटू रखा है, उसको कितने तुम पगार दोगे ये भी तुम खुद डिसाइड करते हो। तुम अपनी लेमोनेड की दुकान कितने बजे खोलोगे, कितने बजे बंद करोगे ये भी तुम खुद डिसाइड करते हो। यानी कि यहाँ तुम्हारा फुल कंट्रोल है। अब तुमने देखा कि लेमोनेड ज्यादा बिक रहा है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है, तो लेमोनेड की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, तो तुमने क्या करा? तुमने उसकी प्राइस बढ़ा दी। पहले तुम उसी ग्लास को 10 रुपए का बेचते थे, आज तुमने डिमांड को ध्यान में रखते हुए तुमने देखा कि यार लोग बहुत आ रहे हैं पीने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो तुमने वही ग्लास 12 रुपए का कर दिया। तो ये भी तो तुमने खुद डिसाइड किया ना, कोई तुम्हें रोक टोक नहीं कर रहा है उसके अंदर, तुम खुद ही सारे डिसीजन ले पा रहे हो। तो तुम्हें पता है तुम कौन सी इकोनॉमी की तरह वर्क कर रहे हो? बेटा वहां पर तुम वर्क कर रहे हो मार्केट इकोनॉमी की तरह। कौन सी इकोनॉमी की तरह वर्क कर रहे हो? मार्केट इकोनॉमी की तरह। बट वहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि तुमने एक कैंटीन खोली है अपने स्कूल में, तुमने अपने स्कूल में कैंटीन खोली है और वहां पर प्रिंसिपल ही तुम्हें सब कुछ बताता है कि कैंटीन में क्या बेचा जाएगा, कितने प्राइस पे बेचा जाएगा,
कितने बजे कैंटीन खुलेगी, कितने बजे कैंटीन बंद होगी, एक दिन में कितना सामान बेचना है, और आप कब प्राइस बढ़ाओगे, कब प्राइस नहीं बढ़ाओगे, ये सारी चीजें तुम्हें प्रिंसिपल ही बताएगा। यानी कि सब कुछ फिक्स प्रिंसिपल के थ्रू ही होगा। तुम अपनी मर्जी से खुद कुछ नहीं कर सकते, पूरा का पूरा जो इंटरफेरेंस है वो उस प्रिंसिपल का है। तो अब आप किस इकोनॉमी की तरह काम कर रहे हो पता है? आप काम कर रहे हो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की तरह। तो बेटा ये दो तरीके की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और एक को बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। जब मैं बात कर रही हूँ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, तो वहां पर सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन गवर्नमेंट या स्टेट लेती है। यानी कि जहां पर पूरा का पूरा कह सकते हो कि जो डोमिनेंस है, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो किसका है? सरकार का कंट्रोल है। तो बेटा वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, यानी कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया जाता है। बट जहां पर आप फ्री हो, जहां सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर ले रहा है या मार्केट के हिसाब से लिए जा रहे हैं, तो बेटा आप कौन सी इकोनॉमी में हो? मार्केट इकोनॉमी में। ठीक है। अब ऑनरशिप की बात करूं तो क्योंकि से सरकार चलाती है, तो सारे जो रिसोर्सेज हैं उस पे किसका अधिकार है? मालिकाना अधिकार हमारी गवर्नमेंट का। बट मार्केट इकोनॉमी में वही चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल्स और फर्म्स के हाथों में होती है। मेन मोटिव की बात करूं तो डेफिनेटली सरकार है, और सरकार के बारे में तो हम ये कह ही नहीं सकते ना कि वो अपने बारे में सोचती है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, जो बुक्स में लिखा है सिर्फ वही बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर इनका जो मोटिव होता है वो पब्लिक वेलफेयर है, और वहीं पे मार्केट इकोनॉमी में यही चीज प्रॉफिट अर्निंग है। तो बेटा वहां पर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट के लिए काम करता है। बट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है। डिसीजन कैसे लिया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, जब गवर्नमेंट है, जैसे मैंने बोला ना कि उस कैंटीन के अंदर आप क्या करोगे, कैसे करोगे, कितनी प्राइस पे होगा, कितना सामान बेचा जाएगा, कब दुकान खुलेगी, कब बंद होगी, सब प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है बेटा? गवर्नमेंट। वही डिसाइड करेगी व्हाट, हाउ और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बट यहाँ पे आप खुद मालिक हो। आप देखो सिचुएशन क्या है, आप देख रहे थे ना कि डिमांड बढ़ रही थी तो आपने प्राइस बढ़ा दिया। आप अपने हिसाब से दुकान खोल रहे हो, दुकान बंद कर रहे हो, तो यहाँ पे आप डिसीजन खुद अपने हिसाब से ले रहे हो। आप एक प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से काम कर रहे हो, आप मार्केट की डिमांड और सप्लाई देख रहे हो। ठीक है। गवर्नमेंट के रोल की बात करूं तो यहाँ तो पूरा गवर्नमेंट का रोल है। यहाँ पे लिटिल है या फिर नो गवर्नमेंट रूल है, मतलब अगर आप कुछ ऐसा काम करोगे जहां पर गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट आएगी, अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं है वहां पे। दूसरे नाम की बात करूं तो बेटा सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी तो है ही, इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। इसको याद रखने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, सोसाइटी के लिए काम कर रही है, इसलिए इसका नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी। बट प्राइवेट सेक्टर है, अपने फायदे के लिए काम करता है, क्योंकि वो जो भी पैसा लगाता है उससे उसको प्रॉफिट कमाना है, तो कैपिटल लगाता है, कैपिटल से प्रॉफिट आता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर बोलते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या है? प्रॉफिट। मतलब कैपिटल का मतलब होता है पैसा लगाना, और यहाँ हम पैसा क्यों लगाते हैं? ताकि हमें प्रॉफिट मिले, तो इसलिए इसका नाम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फ्री मार्केट इकोनॉमी भी है। ठीक है। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आज हमने जितना भी कुछ पढ़ा है वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हर एक टॉपिक का एक क्रक्स पॉइंट बता देना, ताकि मुझे ये पता चले कि यस आप लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज अब से फीडबैक इज मस्ट। ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।